दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से के बाद जो विद्यार्थियों की मौत हुई थी उसका मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते चले कि यह मामला अब संसद तक भी पहुंच गया है। सांसद स्वाति मालीवाल ने यूपीएससी विद्यार्थियों की मौत पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस भी दिया। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैंने आज राज्यसभा में कामकाज को निलंबित करने के लिए नोटिस दाखिल किया है ताकि देश के सक्ष पटेल नगर और राजेंद्र नगर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा सके और अलग अलग हादसों में मारे गए 4 यूपीएससी के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने और उन्हें मुआवजा दिलाए जाने के लिए चर्चा हो सके। वहीं आपको बताते चले कि घटना पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा कि हमने इस मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे भी इस मामले में जांच लगातार जारी है। मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कथित अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मौके पर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। बताते चले कि 27 जुलाई को कोचिंग संस्थान में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वह घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यालय के पास सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता महिलाएं जो है वो चूड़ियों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आप से एक ड्राइवर है और 4 सर बेसमेंट वाले हैं, उनका क्या रोल है जो बेसमेंट के ओनर हैं? देखिए, जैसे जो बेसमेंट के ओनर्स थे उनको बेसमेंट का परमिशन स्टोरेज पर्पस के लिए था, किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए बेसमेंट का परमिशन नहीं था। ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है वो बाकी वो जो एग्जिस्टिंग जो स्टोरेज का परमिशन कह रहे हैं उसके बारे में भी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट ये तो क्लियर है कि किसी तरह कमर्शियल एक्टिविटी करने का परमिशन नहीं था। सर, एमसीडी आप देख रहे हैं, इस तरीके के किस एंगल पे आप काम कर रहे हो? सर, एमसीडी से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है जो हम उनको फर्दर नोटिस देकर भी उनसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और उनके रोल को भी हम एग्जामिन करेंगे और जैसा कि मैंने बताया जिसका भी इसमें रोल आएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक फॉल्ट क्या पता है कि क्या वजह रही है ऐसी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? सर, अभी वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है और इसमें जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, बेसमेंट के रिलेटेड फैक्टर्स, वाटर लॉगिंग से रिलेटेड फैक्टर्स, सभी एंगल से इसको प्रॉपर्ली देखा जा रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल से जो बच्चे के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? क्या जो वहाँ पे जो इस तरीके का तनाव फैला हुआ उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, कल भी हम उनसे कंटिन्यूसली एंगेज कर रहे हैं, हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं और कल शाम को मेरे साथ में एमसीडी के भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स उनके साथ इंटरेक्ट किए थे, तो हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं। उनके कंसर्न्स और उनका जो इमोशंस हैं अभी उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो शांति बनाए रखें, मेन रोड्स को बिल्कुल ना जाम करें और अपने पढ़ाई पे और अपने मेन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें और भरोसा रखें। दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद अब यह मुद्दा संसद में भी पहुंच चुका है, जिसमें कि आपको बताते चले कि लोकसभा में सांसद बांसुरी स्वराज के द्वारा इस पर आवाज उठाई गई और जिसमें जमकर बांसुरी स्वराज आम आदमी पार्टी पर बरसी। वहीं आपको बताते चले कि इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी जिम्मेदार जो अधिकारी है उन सभी को कार्य करना चाहिए। क्या कुछ कहा आप सुनिए। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना
उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवाई। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? जो घटना हुई है दर्दनाक घटना। अब खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां पर आपको बताते चले कि कावड़ियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कावड़ियों के द्वारा पुलिस की गाड़ी को पलट दिया गया। वहीं आपको बताते चले, जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि कावड़ियों की जो कावड़ थी वो गाड़ी से टच हो गई थी और जिसके बाद कावड़ियों ने ये उत्पात मचाया। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें जानकारी के अनुसार यह जो गाड़ी थी वो पुलिस की थी और पुलिस की गाड़ी को पूरे तरीके से पहले तोड़फोड़ की गई और उसके बाद कावड़ियों ने गाड़ी को पलट दिया। बता दें कि गाजियाबाद पुलिस के द्वारा जो है इस मामले को जैसे तैसे शांत करवाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले में मंत्री प्रहलाद जोशी ने टमाटर ले जाने वाली एनसीसीएफ वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि दिल्ली में टमाटर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिसमें यह दाम 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं और इसलिए हमने 3 मंडी से टमाटर खरीदकर दिल्ली के 18 सेंटर में आज 60 रुपए किलो टमाटर भेजने का निर्णय लिया है और आज 15,000 किलो टमाटर भेजे जा रहे हैं और भी हम आगे भेजते रहेंगे। जिसमें कि आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि यह सुविधा दिल्ली एनसीआर में है। 7 से 8 दिन में वैसे तो बाजार में जो दाम है वो कम हो जाएंगे, लेकिन तब तक हम इस तरह ही टमाटरों को भेजते रहेंगे।
स्पेशली मेजर सेंटर में, मेजर सिटीज में, स्पेशली दिल्ली में 70 रुपीज से लेके 80 रुपीज तक आज के दिन में है। इसलिए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्रीज के द्वारा हमने 3 मंडी से, एक तो आजादपुर मंडी और कर्नाटक के कोलार और संगानेर, ये 3 मंडी से खरीद के 18 सेंटर में, दिल्ली के 18 सेंटर में आज हम 60 रुपीज पर केजी टोमेटो बेचने का निर्णय किया है। इससे पहले मोदी जी के सरकार जो पीएसएफ शुरू किया, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, उससे पहले ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। तो जब भी ऐसी स्थिति पैदा होता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड उपयोग करके हम नॉर्मली अलग अलग सेंटर में अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा, नहीं तो रिटेल शॉप में भी हम जिस चीज का प्राइस ज्यादा है उसको हमने नॉर्मली सेल करते हैं कम प्राइस में। लेकिन इसमें हम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी उपयोग नहीं किया है। मंडी से जो मिला है उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके हम 60 रुपीज पर केजी हम इधर सेल करने का व्यवस्था किया है, बेचने का व्यवस्था किया है और ये आज से ही शुरू होगा। आज हम इसको फ्लैग ऑफ करने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले हरकत में आ गए। आपको बताते चले कि सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा वासियों से अपील की है कि विधानसभा चुनाव में आपको जिताएं और उनके पति को झूठे मामले में जेल भेजने के अपमान का बदला लें। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। रापला में अभी भाई साहब ने भी बताया, सभी ने बताया, सरकारी स्कूल है एकदम बेकार, खस्ता हालत में। सरकारी अस्पताल में दवाइयां नहीं है, मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सांपला के लोगों को रोहतक जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है इलाज करने के लिए। और बिजली बहुत महंगी है, बहुत सारे पावर कट लगते हैं। आप सब जानते हैं, आप सब टैक्स देते हैं। जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। आप टैक्स देते हैं, आपका अधिकार बनता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, अच्छी सड़कें, पानी। 10 साल हो गए, भाजपा सरकार ने क्या दिया आपको? भाजपा सरकार को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। आपका केजरीवाल आपके स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, बच्चों का भविष्य बनेगा। उन्होंने आपके लिए 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा जहां बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीबों के बच्चों का भविष्य बढ़ेगा, अच्छा होगा। चौथी गारंटी,
हर माताओं बहनाओं को हर महीने 1000 रुपया मिलेगा। मिलना चाहिए आपको माताओं। और 5वीं गारंटी, हर बेरोजगार युवक को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, सभी वर्ग के लोगों के लिए विकास और उनकी खुशहाली के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि मैंने बीती रात बाढ़ नियंत्रण कक्ष में जाकर निरीक्षण किया था। पूरे प्रदेश में वर्षा काल चल रहा है और नदियां नाले सभी उफान पर हैं और जिसमें डैम भी बने हुए हैं। वहीं आपको बताते चले, आगे उन्होंने यह कहा कि बाढ़ के कारण पानी का संग्रहण भी हुआ है और ऐसे में कोई जनहानि ना हुई है और ना ही इसकी कोई खबर जो है वो सामने आई है। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में जैसे बेसमेंट में घटना घटी है उसको ध्यान में रखते हुए सभी जिला अधिकारी, एसपी, एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने क्या कहा आगे कुछ आप सुनिए। मैंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बीती रात जाकर के निरीक्षण किया था। पूरे प्रदेश के अंदर वर्षा काल चल रहा है, नदियों पे हमारे बड़े बड़े डैम भी बने हुए हैं और बाढ़ के कारण से पानी का संग्रहण भी बहुत अच्छा भी हुआ है, लेकिन ऐसे में कोई जनहानि नहीं हो, कोई घटना नहीं घटे। और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए है कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी चिंता करने की जवाबदारी है। मुझे संतोष है कि सरकार के दिए गए निर्देश के आधार पर वैसे तो हमारे अमले चौकस है, लेकिन और चौकन्ने होकर के सभी अधिकारी 24 घंटे के अंदर अपने अपने जिले पे पहले तो प्राथमिक रूप से वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं और आगामी वर्षा काल पूरा चाक चौबंद निकले इसका प्रबंधन भी कर रहे हैं। हमारी सभी अधिकारियों की टीम 24 घंटे पुलिस और सिविल दोनों अलग अलग। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा पहुंचे और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पेश कर दिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग इस सदन में प्रस्तुत होगा और प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है और यही कारण है कि यूपी ने पिछले 7 वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और विधानमंडल की कार्रवाई को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग इस सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले
7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हों या विपक्ष हों, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। मुझे आश्चर्य हुआ है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनने थे, उन्होंने एक भी मकान बनने नहीं दिया। हजारों गरीब आदिवासियों को मकान से वंचित रखा गया और यह उन्होंने पाप किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और विशेषकर ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की, कहते हुए तकलीफ होती है कि छत्तीसगढ़ में जो पुरानी सरकार इससे पहले थी, बघेल जी की, भूपेश बघेल जी की, ये बघेल हमारे बघेल मुझे आज आश्चर्य हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के जो मकान बनने थे, एक मकान नहीं बनने दिया आपने। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए, राज्य का पैसा ही नहीं दिया। केंद्र यहां से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्होंने वापस भेज दिया और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप किया। आज हम सब बैठे थे, चर्चा हुई है, आवास नहीं मिले छत्तीसगढ़ के लोगों को, सड़कों पे काम नहीं हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सामने रखे हैं। मोदी जी की सरकार का तो ये लक्ष्य है, हर गरीब को आवास, मकान, तो सब विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और राज्य 5 वर्षों में 18 लाख लोग, गरीब लोग, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से वंचित हो गए, क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार अपना राज्यांश जमा नहीं की। केंद्र से लगातार पत्र भी भेजा गया और केंद्रांश भी गया, केंद्रांश वापस भी आ गया। उसके बाद भी 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए, हमारे डिप्टी सीएम जिनके पास पंचायत विभाग भी है वो भी आए, हमारे अधिकारीगण आए और बहुत अच्छी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।